आज हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 1 के लेसन 1। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं समाज शास्त्र के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली सैद्धांतिक ढांचों को संदर्भित करती है। ये वे परंपराएं हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को अलग और वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन परंपराओं में मुख्य रूप से 3 प्रमुख संस्थापक चिंतकों के विचार हैं, जिन्हें समाजशास्त्र के त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। समाजशास्त्र के त्रिमूर्ति भी कहा जाता है किसको? जिसमें कि इन परंपराओं में मुख्य रूप से 3 प्रमुख संस्थापक चिंतकों के विचार शामिल है। देखिए, 3 प्रमुख संस्थापक चिंतकों का विचार जिसमें शामिल है उसे ही समाजशास्त्र का कहा जाता है। 3 प्रमुख संस्थापक चिंतकों के विचार शामिल है जिन्हें समाजशास्त्र के त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। तो ये 3 को कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट पे है इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम की परंपरा मुख्य रूप से प्रकारवाद है। दुर्खिम की जो परंपरा है, दुर्खिम की परंपरा मुख्य रूप से प्रकारवादी है। क्या है? मुख्य रूप से प्रकारवादी है। ठीक है, इनकी मुख्य अवधारणा में कौन है? सामाजिक तथ्य है, श्रम विभाजन है, आत्महत्या का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है? सामाजिक तथ्य वे कार्य करने, सोचने और महसूस करने के तरीके हैं जो व्यक्ति के बाहर मौजूद होते हैं और उस पर बाध्यकारी शक्ति डालते हैं, जैसे कानून, नैतिकता और विश्वास। देखिए, सामाजिक तथ्य में क्या करें हैं कि कार्य करने, सोचने और महसूस करने के ऐसे तरीके हैं जो व्यक्ति के बाहर मौजूद होते हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर नहीं बाहर मौजूद होते हैं और उन्हें किसी कार्य को करने के लिए बाध्यकारी शक्ति डालते हैं, यानी कि जबरदस्ती मतलब उन पर फोकस किया जाता है, खुद करना पड़ता है, इसीलिए बोल रहा है बाध्यकारी शक्ति डालते हैं। कौन बोल रहा है? इमाइल दुर्खिम। इनके मुख्य अवधारणा में है सामाजिक तथ्य। उसके अंतर्गत जो आप काम कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, ऐसे तरीकों को समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने क्या कहा है कि सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आते हैं जिनको करने के लिए बाध्यकारी शक्तियों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि दबाव पड़ता है। एग्जाम्पल में कौन कौन दे रहा है? तो आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में दे रहा है कानून जो है ना, अगर आप कोई गलती करते हैं, ठीक है, या किसी नियम का उल्लंघन करते हैं या कोई अपराध करते हैं, उस पर यह बाहर से आपको दबाव डालता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, यानी कि मनुष्य के बाहरी वातावरण को ये क्या करता है? बाध्यकारी शक्ति डालता है, आपको रोकता है, ठीक है, आपको नहीं करना चाहिए। नैतिकता जो है आपकी सोच, समझ, बुद्धि, व्यवहार, संस्कार से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता चलता है कि नहीं, ये हमको काम नहीं करना चाहिए, ये एक तरह की आपका नैतिकता है। ठीक है, इस तरह से आप किसी गलत चीज़ को, अवधारणा को या कानून को, अपराध को, नियम को नहीं तोड़ सकते हैं। विश्वास एक तरह से जो है वो भी यहाँ पर बाध्यकारी शक्ति डालता है, दबाव डालता है कि आप ये काम को न करें। विश्वास क्या करता है कि आपको उस चीज़ से रोकता है कि जो आप नहीं। जैसे मान लीजिए विश्वास होता है, जैसे मान लो किसी के माता पिता हैं, लड़का को पढ़ने भेजे हैं, लड़का पढ़ने के ढंग से पढ़ रहा है, तो एक विश्वास है गर्जीवन का। ठीक है, और आपको भी विश्वास है कि हमारे गर्जीवन हमको भेजे हैं पढ़ने के लिए, तो हम पर फोकस बना है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा होगा। अब बच्चा क्या कर रहा है उसके बारे में तो कोई नहीं जान रहा है, तो यही एक विश्वास है गर्जीवन का जो आप पर दबाव डालता है कि आपको ये काम नहीं करना है। इसी को इमाइल दुर्खिम ने अपनी भाषा में सामाजिक तथ्य के अंतर्गत रखा है। उसके बाद हम लोग आते हैं श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या है? तो श्रम विभाजन में देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि इन्होंने आधुनिक और पारंपरिक समाजों के अंतर को समझाया।
जहाँ पारंपरिक समाज यांत्रिक एकजुटता पर समान विश्वासों पर आधारित और आधुनिक समाज स्वयं एकजुटता पर श्रम का विशेषीकरण पर आधारित है। श्रम के विशेषीकरण पर आधारित है। देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको कह क्या रहे हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि लिखने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, देखिए इन्होंने आधुनिक और पारंपरिक समाज को अंतर को समझाया। जहाँ पारंपरिक समाज यांत्रिक एकजुटता पर यानी कि यांत्रिक एकजुटता यानी कि समान विश्वासों पर आधारित जो है, पारंपरिक समाज जो यांत्रिक एकजुटता पर आधारित है, आधुनिक समाज स्वयं एकजुटता पर श्रम के विशेषीकरण पर आधारित चलता है। कहने का मतलब है कि आधुनिक और पारंपरिक यानी कि अभी के और जो पहले से परंपरागत जो कार्य हो रहा है, ठीक है, उसके अंतर्गत आधुनिक और परंपरावादी समाज जो है, दोनों के मिलाकर जो एकजुटता होता है, उसी के अंतर्गत श्रम के विशेषीकरण यानी कि श्रम की विभाजन चलता है। ठीक है, तो ये कौन बता रहे हैं? इमाल दुर्खिम बता रहे हैं कि श्रम विभाजन है ना, पारंपरिक और आधुनिक दोनों समाज को मिला करके बनाया है, जिसमें कि यांत्रिक एकजुटता है और स्वायवी एकजुटता है। तो यांत्रिक एकजुटता और स्वायवी एकजुटता ये भी सवाल आता है। ठीक है, यांत्रिक एकजुटता क्या है, स्वायवी एकजुटता क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी खुद हमारे नॉलेज नहीं है, बात खत्म। चलिए अब आगे देखते हैं आत्महत्या का सिद्धांत क्या कह रहा है इमाल दुर्खिम के। ठीक है, ये आत्महत्या का सिद्धांत इन्होंने सामाजिक कारकों जैसे सामाजिक एकीकरण और विनियमन विनियमन के आधार पर आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण किया है। तो आत्महत्या का सिद्धांत भी दिया है इमाल दुर्खिम ने, श्रम विभाजन का हम लोग देखिए लिए इमाल दुर्खिम दिया है, और सामाजिक तथ्य के भी दिया कौन, इमाल दुर्खिम। तो आप लोग 3 बात याद कर लेंगे कि इमाल दुर्खिम आत्महत्या का सिद्धांत दिया है, श्रम विभाजन का दिया और सामाजिक तथ्य का दिया है। तो इन्होंने सामाजिक कार्य जैसे सामाजिक एकीकरण और विनियम के आधार पर आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण किया है। सामाजिक एकीकरण और विनियम मन आप लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है, सामाजिक कारक के अंतर्गत आता है कि समाज में जो हो रहा है कार्य, उसी के बारे में इन्होंने बताया है कि आत्महत्या का जो सिद्धांत है 2 कारणों पर निर्धारित है, एक सामाजिक एकीकरण और विनियमन जो किया जाता है सामाजिक कारक के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ही इन्होंने आत्महत्या के विभिन्न प्रकार का विश्लेषण किया यानी कि बांटा है। ठीक है, अब आ गया जी, हम लोग इमाल दुर्खिम को पढ़ लिए, अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स को, जो कि कार्ल मार्क्स के सबसे हम लोग देखते हैं कि क्या है। मार्क्स की परंपरा मुख्य रूप से संघर्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत है, संघर्ष सिद्धांत। ठीक है, मार्क्स का जब हम लोग कहानी पढ़ते हैं ना इनके बारे में, तो इनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता है और ये संघर्षवादी ही है। कार्ल मार्क्स की परंपरा मुख्य रूप से संघर्ष सिद्धांत पर आधारित है। इनका मुख्य धारणा क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो कार्ल मार्क्स से हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, यह इतिहास और समाज को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष के रूप में देखता है। देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में हम लोग देखते हैं, यार गजब हाल है, क्या कहा जा रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, डिस्टर्ब मत करो भाई, पढ़ाने दे। देखिए यह इतिहास और समाज को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष के रूप को दिखाता है। कौन, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसके अंतर्गत क्या है कि समाज में जो अभी हो रहा है और जो पहले हुआ है, दोनों के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यानी कि दोनों में क्या अंतर है, उसको नियंत्रण को देखते हुए इन्होंने क्या किया, संघर्ष के रूप को दर्शाया है। कौन, कार्ल मार्क्स। यानी कि पहले का जो सामाजिक स्थिति थी मनुष्य में, जो राजनीतिक धार्मिक
बदलाव हुए हैं, रहन सहन में जो बदलाव हुए हैं, उसी के नियंत्रण पर, इतिहास और समाज के उत्पादन के साधनों पर, यानी कि कहने का मतलब है कि मनुष्य है सह और उन उत्पादन के उनके पास शक्ति है कम, यानी कि उत्पादन इतना ही है कि 80 लोग ही खा सके, 20 लोग के पास उतना उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने उस तरह के उत्पादन के शक्ति पर, साधन पर नियंत्रण किया है, यानी कि इतिहास में और समाज को उत्पादन के साधनों पर, यानी कि जो समाज में उत्पादन हो रहा है उसके अनुसार जीवन यापन कैसे चल रहा है, क्या बदला, क्या आया, क्या गया। ये कार्ल मार्क्स जो है ना, तो ये फ्रांस के क्रांति के समय ही अपने विचार को प्रकट किए थे। और हम लोग कार्ल मार्क्स के जीवन को पढ़ेंगे तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्षवादी ही व्याख्या दिया है, ठीक, और अवधारणा दिया है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष, ठीक है। आइए देखते हैं वर्ग संघर्ष में क्या है कि वर्ग संघर्ष, समाज दो प्रमुख विरोधी वर्ग, एक है बुजुर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग, एक है सर्वहारा यानी कि श्रमिक वर्ग, जिनके बीच आर्थिक हितों को लेकर निरंतर संघर्ष चलता रहता है। देखिए इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि जो वर्ग संघर्ष है ना, तो वर्ग संघर्ष 3 में विभाग था। पहला स्टेट था, दूसरा स्टेट था और तीसरा स्टेट था। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया है कि इन तीनों को हटा करके 2 ही वर्ग की व्याख्या इन्होंने किया है। और 2 वो वर्ग कौन है, एक है बुर्जुआ वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग, और दूसरा है सर्वहारा यानी कि श्रमिक वर्ग। यानी कि श्रमिक वर्ग में सभी आते हैं, जैसे कि डॉक्टर, ठीक, डॉक्टर, टीचर, वकील, ये सब श्रमिक वर्ग में आते हैं। यानी कि जो पर डे काम करते हैं वो श्रमिक वर्ग में आते हैं। और जिनके पास पैसा है, ठीक है, धन है, जमीन है, उनको बुर्जुआ पंचपति वर्ग में रखते हैं। कौन रखता है, कार्ल मार्क्स रखते हैं। और कार्ल मार्क्स के यही सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहलाता है। लेकिन यहाँ पर समाजशास्त्रीय विचार से हम लोग देखते हैं, इन्होंने कहा है कि जिनके बीच आर्थिक हितों को लेकर निरंतर संघर्ष चलता रहता है। लेकिन अगर हम लोग इतिहास में देखते हैं तो इतिहास में कहता है क्या कि बुर्जुआ वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच में आर्थिक हितों को लेकर निरंतर संघर्ष चलता रहता है, बोल रहे हैं। लेकिन इतिहास में हम देखते हैं कि इसमें बोल रहा है कि चलते ही रहेगा, ठीक है, यानी कि रुकेगा नहीं, ठीक। इसमें बोल रहा है कि चलता रहेगा, यानी कि हो रुकेगा भी, चलेगा भी, रुकेगा भी, चलेगा भी। लेकिन आप लोग एक तरह से जानिए कि निरंतर चलते रहता है, यानी कि मतलब हमेशा ही होते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। बात कहने का सेम है, निरंतर चलते रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, अलगाव के सिद्धांत। कार्ल मार्क्स जो अलगाव के सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अलगाव के सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा है, देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक खुद से, अपने काम, उत्पाद से और अन्य मनुष्य से अलग थलग हो जाता है। देखिए अलगाव में क्या होता है, अलगाव मतलब ये भी करता है अलग हो जाना। अलग, अलग का मतलब ही होता है अलग, अलग को ही उन्होंने अलगाव कर दिया है, ठीक। और उसका सिद्धांत दिया है, कौन दिया है, कार्ल मार्क्स ने, कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक खुद से, अपने काम से, उत्पाद से और अन्य मनुष्य से अलग थलग हो जाता है। कहने का कारण क्या है कि जब फ्रांस की क्रांति के समय उन्होंने जो विचार देखा था, जो दृश्य देखा था, उसके बारे में उन्होंने बोला था कि लोग हैं ना, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता था कि आप कमाते थे 100 रुपया, देते थे वहाँ पर 90 रुपया, सिर्फ आपको बचता था 10 रुपया। तो उस 10 रुपया में आपका जीवन यापन, भरण पोषण तो नहीं हो सकता है। तो इसके वजह से आपको पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत अगर रहना है तो श्रमिक का अपने आप से, अपने काम से, अपने उत्पाद से अलगाव होना ही है। तो उसी अलगाव के बारे में कार्ल मार्क्स बताते हैं। तो हम लोग 3 चीज़ पढ़े हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए तीनों कौन कौन सा है। पहला है दंडात्मक भौतिकवाद, जो कि इतिहास के बारे में और आधुनिक समाज में जो उत्पादन हो रहा है उसके नियंत्रण पर विचार करते हैं। वर्ग संघर्ष को सिर्फ 2 ही भागों में बांटे हैं, जो कि फ्रांस के समय 3 भागों में बांटा गया था। फर्स्ट स्टेट यानी कि पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट, ठीक है। और अलगाव में जो है पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो श्रमिक काम करते हैं उनसे अपने कामों से अलगाव हो जाएगा। इसके बारे में भी कार्ल मार्क्स ने
बताया है। आगे हम लोग देते हैं नेक्स्ट कौन सा दे रहा है अपना अवधारणा। ठीक है, तो हम लोग कार्ल मार्क्स के 3 को पढ़ लिए। एगो पढ़ लिए अलगाव का सिद्धांत, एगो पढ़ लिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और एगो पढ़ लिए हम लोग द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। तो द्वंदात्मक भौतिकवाद में क्या था कि इतिहास और समाज में हो रहे उत्पादन के नियंत्रण पर बल दिया है। वर्ग संघर्ष में पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग यानी कि बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग के बारे में उन्होंने बताया है। और तीसरा है अलगाव। अलगाव में पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो श्रमिक आ रहे हैं उनके बारे में बताया है। अब आ जाते हैं उनके पढ़ते हैं सबसे विशेष उत्पादन प्रणाली। उत्पादन प्रणाली के आधार पर ही इन्होंने क्या किया है, वर्ग को बांटा है 2 भाग में, एक है श्रमिक वर्ग और एक है कौन सा वर्ग, पूंजीवादी वर्ग यानी कि बुर्जुआ और सर्वहारा। ठीक है, अब इनका उत्पादन प्रणाली के संबंध में क्या कहना है कि यह सामाजिक संरचना का आधार है जिसे उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंध में शामिल है। देखिए, उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंध दोनों शामिल है किसमें, सामाजिक संरचना का जो आधार है, समाज को जो रचने का आधार है, संरचना का आधार है, समाज का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध जिसमें शामिल होता है वही उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो ये कौन कहा है और किसने दिया इस अवधारणा को, तो ये दिए हैं कार्ल मार्क्स। कौन सा मार्क्स, कार्ल मार्क्स। तो आप लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, कार्ल मार्क्स का हम लोग को पढ़े हैं, 3 को पढ़े हैं, नहीं 3 को नहीं 4 को पढ़े हैं, 4 को पढ़े हैं। ठीक है, पहला नंबर हम लोग कौन सा पढ़े हैं, तो पहला नंबर हम लोग पढ़े हैं द्वंदात्मक। ठीक है, द्वंदात्मक, ठीक नहीं चल रहा है कलम हमारा। दूसरा नंबर हम लोग पढ़े हैं वर्ग संघर्ष। ठीक है, वर्ग संघर्ष। और तीसरा हम लोग कौन सा पढ़े हैं, तो तीसरा हम लोग पढ़े हैं अलगाव। ठीक है, अलगाव पढ़े हैं ना हम लोग तीसरा। और चौथा हम लोग पढ़े हैं कौन, यही जो दिया है उत्पादन के प्रणाली। तो हम लोग कार्ल मार्क्स के 4 को पढ़ लिए। कितना पढ़ लिए, 4 अवधारणा। अब आज ये हम लोग पढ़ते हैं मैक्स वेबर के बारे में। ठीक है, मैक्स वेबर के बारे में पढ़ते हैं, मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं। तो देखिए मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं कि मैक्स वेबर की परंपरा को अक्सर व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के रूप में जाना जाता है जो सामाजिक क्रिया को समझ पर बल देता है। देखिए, इन्होंने जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के बारे में बताया है, इन्हीं की व्याख्या विशेष जो बताया है, तो सामाजिक क्रिया की समझ पर बल देता है कौन, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर किस पर देता है बल, सामाजिक क्रिया पर बल देता है। इनकी मुख्य अवधारणा है सामाजिक क्रिया। आइए हम लोग देखते हैं सामाजिक क्रिया के बारे में। थोड़ा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं मोबाइल में। ठीक है, चलिए फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने के लिए। देखिए कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं, मैक्स वेबर के बारे में, सामाजिक क्रिया के बारे में उन्होंने क्या कहा कि वेबर ने सामाजिक क्रिया को ऐसी क्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसका कार्य यानी कि व्यक्ति एक व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाता है, व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाता है जिसका संबंध दूसरे के व्यवहार से होता है। देखिए सामाजिक क्रिया में क्या होता है, सामाजिक क्रिया हम लोग कहते किसे हैं, पहले हम लोग इसको जानते हैं। देखिए, एक दूसरे से मिलजुल के किए गए कार्य को हम लोग सामाजिक क्रिया कहते हैं। यानी कि किसी के घर में शादी हो, बर्थडे हो या कोई फंक्शन हो, मनोरंजन हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ मैक्स वेबर के कहना के अनुसार व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होता है, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति का बर्थडे मनता है लेकिन जिसका संबंध दूसरों व्यक्ति के व्यवहार से होता है। यानी कि दूसरे व्यक्ति उसको क्या करते हैं, अपने व्यवहार में ढाल लेते हैं। यानी कि वहाँ जाते हैं, पार्टी में एंजॉय करते हैं, उसको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, या कहीं शादी है तो शादी में जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसके घर में खाना वाना चलाते हैं या कार्य करते हैं, मतलब दूसरे के व्यवहार पर निर्भर होते हैं। कहने का मतलब है कि दूसरे उसमें शामिल होते हैं, सहयोग करते हैं। तो सामाजिक क्रिया वही हो गया, समझे आप लोग। देखिए फिर से समझाते हैं सरल भाषा में कि कोई कार्य आपका है लेकिन आपको सहयोग है, बिना सहयोग को काम नहीं हो सकता है। तो जब लोग आपको मिलकर सहयोग करते हैं किसी एक व्यक्ति के संबंध में,
उसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक क्रिया, यानी कि जिसका संबंध दूसरे के व्यवहार व्यवहार से होता है। समझे, सामाजिक क्रिया का संबंध दूसरे के व्यवहार से होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट का नाम जो है ना थोड़ा हमको ही उटपटा लगता है, फिर भी पढ़ लेते हैं, पढ़ा जाता है। वर्स्टेहन, वेरस्टेहन इसका अर्थ है समझना। समाजशास्त्री को व्यक्ति के कार्य के पीछे व्यक्तिनिष्ठ अर्थ प्रेरणा को समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए वर्स्टेहन में क्या कर रहे हैं कि इसका अर्थ है समझना। समाजशास्त्री को व्यक्ति के कार्य के पीछे व्यक्तिनिष्ठ अर्थ और प्रेरणा को समझने का प्रयास करना चाहिए। जिसे देखिए सामाजिक क्रिया में कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो आप उसको समझिएगा, सोचिएगा कि आखिर ये काम ये क्यों कर रहा है। मान लीजिए किसी का बर्थडे है, वो बहुत सालों से बर्थडे नहीं मना है, अचानक बर्थडे मनाने लगा, तो आप उसके बारे में सोचिएगा भाई फलाना बहुत दिन के बाद बर्थडे मना रहे हैं, क्या बात है, क्यों मना रहे हैं। तो उसके बारे में आप समझ रखिएगा, उससे आप प्रेरणा लीजिएगा। नहीं जैसे हम किसी के अपने सांचे में ढाल लेते हैं, तो उसके बारे में ये बोल रहा है कि उससे प्रेरणा लेना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने जो बात कहा है, महात्मा गांधी है जो उन्होंने बात कहा है, मतलब जितने भी नैतिक मूल्य के अच्छे सोच के व्यक्ति हैं, अम्बेडकर हो गए, ये सारे जो हो गए, इनको लेकर के आप कुछ सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं, तो उनके कार्य के पीछे जो उनका व्यक्तिनिष्ठ होने का अर्थ है, यानी कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का जो अर्थ है, उससे आप प्रेरणा लेकर कोई अच्छी कार्य करते हैं तो वह भी सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर प्रेरणा और समझने की बात करेगा तो समझिए कि उस किसके अंतर्गत रहेंगे, ब्रेस्टेहन ब्रेस्टेहन का अंतर्गत रखेंगे। और इसको दिया है कौन, मैक्स वेबर ने। आज ये अब पढ़ते हैं हम लोग सहायता के प्रकार में, ठीक है। सहायता के प्रकार में पढ़ते हैं। उन्होंने प्रभुत्व के 3 शुद्ध प्रकार बताए हैं। तर्क संगत कानूनी, तर्कसंगत कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई। देखिए 3 तरह के बात इन्होंने बताया है। प्रभुत्व के 3 तरह के बात बताया है। सत्ता के प्रकार की तरह 3 तरह के। पहला था तर्क संगत कानूनी होना चाहिए, पारंपरिक होना चाहिए और करिश्माई होना चाहिए, ठीक है। तो सत्ता के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तर्क संगत कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई, ठीक। तर्क संगत कानूनी के अंतर्गत भी हम लोग देख सकते हैं सत्ता को, पारंपरिक के अंतर्गत भी देख सकते हैं और करिश्माई के अंतर्गत भी देख सकते हैं। उसके बाद ये बताते हैं तर्क संगतीकरण और बुद्धि संगतता क्या होता है, ठीक है। तर्क संगतीकरण, बुद्धि संगतता क्या होता है। आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता है कि जहाँ परंपरा की जगह तार्किकता, कार्यकुशलता और नौकरशाही ले लेती है। देखिए कहने का क्या मतलब है कि जो परंपरा है ना, परंपरा को तोड़ने के लिए तार्किकता, कार्यकुशलता और नौकरशाही स्थान ले लेती है। यानी कि समाज की जो प्रमुख विशेषता है आधुनिक समाज के, वो तर्क पर आधारित है, कार्यकुशल पर आधारित है, नौकरशाही पर आधारित है, ठीक है। और इन 3 विचारों को अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से समाज के गठन, परिवर्तन, समस्याओं का विश्लेषण किया। ये शास्त्रीय परंपराएं आज भी समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांतों और अनुसंधान के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करता है। आधारशिला के रूप में कार्य करता है। एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। ये तर्क संगता और क्या कहते हैं, तर्क संगता और बुद्धि संगतता। तर्क संगतीकरण है और बुद्धि संगतता है। चलिए इसके अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। इन 3 विचारों ने अपने अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से, यानी कि तीनों का अपनी अपनी दृष्टिकोण है। किसका, एक है तार्किकता का, कार्यकुशलता का और नौकरशाही का। इन तीनों को बोल रहे हैं। समाज के गठन में, परिवर्तन में, समस्या को विश्लेषण में किया गया है। ये शास्त्रीय परंपरा आज भी समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांतों और अनुसंधान के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करती है। अब देखिए इमाइल दुर्खिम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इमाइल दुर्खिम
इमाल दुर्ग 1858 से 1917 तक, ठीक है। ये जो है इमाल दुर्ग कहाँ से कहाँ तक है? 1858 से 1917, यानी कि 1857, यानी कि 1857 में कौन सा क्रांति हुआ था? जिसमें मंगल पांडे ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो आप लोग उस क्रांति का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। 1857 से 1917 तक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे जिन्होंने आधुनिक समाजशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों और फ्रांसीसी समाजशास्त्र के जनक में से एक जाना जाता है। देखिए इमाइल दुर्खिम जो है ना, इनके बारे में कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे, यानी कि फ्रांस के थे, जिन्हें जिन्हें आधुनिक समाजशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों और फ्रांसीसी समाजशास्त्र के जनक में से एक जाना जाता है। उन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र वैज्ञानिक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अगर कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने का कार्य किसने किया है, तो वो किए हैं इमाइल दुर्खिम। और इमाइल दुर्खिम का जो है जन्म मृत्यु 1858 उनका जन्म है, 1917 उनका मृत्यु है। आगे देखिए दुर्खिम का जो मुख्य ध्यान है इस बात पर था कि समाज कैसे एक साथ बंधे रहते हैं, यानी कि सामाजिक एकजुटता के बारे में। आधुनिकता के आगमन के साथ समाज में क्या बदलाव आते हैं, उन्होंने सामाजिक जीवन को समझाने के लिए व्यक्तिवादी व्याख्याओं के बजाय विशुद्ध रूप से सामाजिक कारकों पर फोकस दिया। देखिए व्याख्याओं के बावजूद विशुद्ध रूप से सामाजिक कारकों पर जोर दिया। कौन दिया है? इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम के आइए हम लोग पढ़ते हैं बुक के बारे में क्या कह रहा है। दुर्खिम के 4 प्रमुख कृतियां हैं, बुक्स हैं। उनके उनके महत्वपूर्ण योगदान को वे तरीके से जो व्यक्तिगत चेतना से बाहर मौजूद होते हैं और व्यक्ति पर दबाव बाध्यता डालते हैं, ठीक है। उनका जो बुक है वो क्या होता है, ये व्यक्ति पर दबाव और बाध्यता डालते हैं, जो व्यक्ति चेतना से बाहर मौजूद होते हैं, उनके बारे में इनका बुक है। विशेषता क्या है, ये सार्वभौमिक होते हैं और सीखे जाते हैं। ये सार्वभौमिक और सीखे जाते हैं। उदाहरण कानून, नैतिक नियम, प्रथाएं, धार्मिक विश्वास और भाषा के बारे में। शोध में दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि समाज शास्त्र एक निष्पक्ष विज्ञान बन सके। वस्तु के रूप में क्या कर रहे हैं, सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में अध्ययन करना चाहिए ताकि समाज शास्त्र का निष्पक्ष विज्ञान बन सके। अब देखिए यहाँ पर आदि हम लोग पढ़ते हैं एकजुटता। समाज को एक साथ रखने वाले बंधन को ही कहते हैं सामाजिक विज्ञान। इन्होंने एकजुटता के 2 प्रकार बताए हैं, यांत्रिक एकजुटता और एक है कौन सा, अवयवी एकजुटता। 2 तरह का पाया जाता है, पारंपरिक आदिक समाज और आधुनिक औद्योगिक समाज। आधार क्या है, व्यक्तियों के बीच समानता, साझा विश्वास और सामूहिक चेतना की प्रबलता। व्यक्तियों के बीच अंतर, श्रम विभाजन में उत्पादन, पारस्परिक निर्भरता। कानून का प्रकार इनका कैसा था, कानून का प्रकार जो था दमनकारी था, यानी कि कठोर था। साझा पुख्ता क्षतिपूर्वक कानून था। क्षतिपूर्ति पुनः स्थान पर जोड़ दिया था। कौन सा दिया है एकजुटता, तो ये दिया है यांत्रिक एकजुटता, ठीक है। सामूहिक चेतना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि सामूहिक चेतना क्या है, यह किसी समाज के सदस्यों की औसत मान्यताओं और भावनाओं से संपूर्ण योग है। मान्यताओं और भावनाओं के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं, सामूहिक चेतना कहते हैं। यह एक सामूहिक मानसिक ढांचा है जो सामाजिक एकजुटता को बनाए रखता है। यांत्रिक समाज में यह बहुत मजबूत और प्रबल होता है। यांत्रिक समाज में क्या होता है, बहुत मजबूत और प्रबल होता है। कौन, एक है मान्यता, ठीक, और दूसरा है भावना। यही क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ते हैं श्रम व्यंजन। दुर्खिम में बताया कि जैसे जैसे समाज का आकार और घनत्व बढ़ता है, श्रम व्यंजन बढ़ता जाता है। यह वृद्धि यांत्रिक एकजुटता को कमजोर करती है, लेकिन साथ ही सभी एकजुटता को जन्म देती है। आधुनिक समाज के लिए यह कार्यात्मक है, यानी कि फंक्शनल है। विसंगति क्या है? अराजकता क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ समाज में मानक और नियम स्पष्ट और कमजोर हो जाते हैं। व्यक्ति यह नहीं पहचान पाता जाता उससे क्या अपेक्षित है, जिससे भ्रम और उद्देश्यहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। दुर्खिम ने इसे आधुनिक समाज की एक बीमारी माना है। आधुनिक समाज की बीमारी माना है किसको? विसंगति और अराजकता को, विसंगति और अराजकता को, जो कि अस्पष्ट और कमजोर हो जाते हैं। आत्महत्या का सिद्धांत। यह शोध दुर्खिम के सिद्धांतों के अनुभवजन्य रूप से लागू करने का सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने सिद्ध किया कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामाजिक घटना है। क्या है? एक सामाजिक घटना है। आत्महत्या क्या है? व्यक्तिगत नहीं है बल्कि एक सामाजिक घटना है। आत्महत्या के दर समाज में सामाजिक एकीकरण और सामाजिक विनियम स्तर पर प्रभावित होते हैं। दुर्खिम ने 4 प्रकार के आत्महत्या के बारे में बताया है। तो 4 प्रकार के आत्महत्या के बारे में कौन बताया है? दुर्खिम ने बताया है। कौन कौन सा है? पहला है अहमवादी, दूसरा है परोपकारी, तीसरा है विसंगतिपूर्ण, चौथा है भागवादी। अहमवादी वो है सामाजिक एकीकरण की कमी। व्यक्ति समाज में अलग थलग महसूस करता है। जो व्यक्ति समाज को अपने से अलग थलग महसूस करता है उसके अंतर्गत आता है अहमवादी। दूसरा प्रकार सामाजिक एकीकरण की अधिकता। देखिए, सामाजिक एकीकरण की कमी से अहमवादी होगा और सामाजिकरण की अधिकता से क्या होगा? परोपकारी का। व्यक्ति समाज के लिए खुद को बलिदान कर देता है, जैसे कि सैनिक हो गया, शहीद हो जाता है। तो ये क्या हो गया? परोपकारी आत्महत्या हो गया। क्वेश्चन ये पूछता है कि शहीद शहीद कौन सा आत्महत्या है? किसी का शहीद हो जाना कौन सा आत्महत्या है? तो यह है परोपकारी। विसंगतिपूर्ण में क्या है कि सामाजिक विनियम की कमी हो जाता है, लेकिन समाज के नियम टूट जाते हैं। जैसे उदाहरण आर्थिक संकट के दौरान। विसंगतिपूर्ण में क्या होता है कि समाज के विनियमन की कमी होती है। देखिए, हम लोग 2 चीज पढ़े हैं। एक सामाजिक एकीकरण के कमी की वजह से होता है अहमवादी, सामाजिक एकीकरण के वजह से होता है अहमवादी, ठीक है। और सामाजिक एकीकरण के विविधता से होता है परोपकारी। देखिए, अगर अधिक होगा सामाजिकीकरण तो परोपकारी, कमी होगा तो अहमवादी, विसंगतिपूर्ण होगा तो इसमें कमी होगा सामाजिक विनियमन के, समाज के नियम टूट जाते हैं जैसे आर्थिक संकट के दौरान। भाग्यवादी, सामाजिक विनियमन की अधिकता होती है, लेकिन अत्यधिक दमनकारी नियमों के कारण व्यक्ति विनाश हो जाता है। जिसके गुलाम क्या है? ये एक भाग्यवादी आत्महत्या है। 7वां धर्म का सिद्धांत। धर्म का मूल पवित्र और अपवित्र वस्तुओं के बीच के अंतर है। धर्म का मूल कैसा है? पवित्र और अपवित्र वस्तुओं के बीच के अंतर है। पवित्र वे वस्तुएं जिन्हें समाज असाधारण मानता है और जिनके प्रति श्रद्धा रखती है, जैसे कि प्रतीक और टोटम। प्रतीक और टोटम क्या है? पवित्र की तरफ है। अपवित्र असाधारण और सांसारिक रोजमर्रा की वस्तुएं जो है अपवित्र के अंतर्गत आता है। दुर्खिम के अनुसार ईश्वर वास्तव में समाज का ही प्रतीक है, क्योंकि समाज की वह शक्ति है जो व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, जिसके प्रति श्रद्धा रखता है। व्यक्ति पर नियंत्रण और श्रद्धा रखता है कौन? दुर्खिम के अनुसार बताया गया धर्म का सिद्धांत। धर्म का मुख्य क्या है? सामाजिक एकजुटता को बनाए रखना। धर्म का मेन काम क्या है? सामाजिक एकजुटता को बनाए रखना। मैक्स वेबर 1864 से 1920। मैक्स वेबर क्या है? 1864 से 1920 एक जर्मन समाजशास्त्री, दार्शनिक और रणनीतिक अर्थशास्त्री थे, जिन्हें कार्ल मार्क्स और एमाइल दुर्खिम के साथ समाजशास्त्र के 3 संस्थापकों में से एक माना जाता है। उनकी पद्धति और सिद्धांतों ने आधुनिक समाजशास्त्र, विशेषकर व्याख्यात्मक समाजशास्त्र और तर्कसंगतीकरण के अध्ययन के एक नई दिशा दिया है।
कौन दिया है? तो ये दिया है मैक्स वेबर ने। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं मैक्स वेबर के जीवन परिचय। मैक्सिमिलियन कार्ल एमिल मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को कब हुआ? 21 अप्रैल 1864 को हुआ। ठीक है, जर्मनी के एयरफ्रांकफर्ट में हुआ था। जर्मनी के एयरफ्रांकफर्ट में हुआ था। दरोगा के एग्जाम में एक बार पूछ दिया था कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि शहर का नाम नहीं पूछ दिया था, गांव का नाम पूछ दिया था। उसी तरह अब पूछ रहा है तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जर्मनी के एयरफ्रांकफर्ट में हुआ था किसका जन्म? मैक्स वेबर का। पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनका लालन पालन एक बौद्धिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार में हुआ। उनका लालन पालन एक बौद्धिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार में हुआ। उनके पिता मैक्स वेबर सीनियर एक वकील और राजनीतिज्ञ थे। उनकी माँ हेलेन हेलेन वेबर एक धर्मनिष्ठ और नैतिकतावादी प्रोटेस्टेंट थी। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उनके बाद के सैद्धांतिक विचारों जैसे धर्म का समाज और सत्ता के प्रकार को काफी प्रभावित किया। धर्म के समाज और सत्ता के प्रकार को प्रभावित किया। ठीक है, शिक्षा और करियर के बारे में हम लोग जानते हैं। इन्होंने कानून का अध्ययन किया और बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। बर्लिन विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया और डायरेक्ट की उपाधि डॉक्टरेट की उपाधि। उन्होंने बर्लिन और फिर हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया है। कौन किया है? मैक्स वेबर। 1897 में अपने पिता की मृत्यु के बाद मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए, जिनके कारण उन्हें अध्यापन छोड़ना पड़ा। हालांकि इस अवधि में उन्होंने लेखन और शोध जारी रखा। कहने का मतलब उनके पिताजी की मृत्यु के बाद भी उन्होंने लेखन और शोध को जारी रखा। 1918 के बाद उन्होंने फिर से अध्यापन शुरू किया और 14 जून 1920 को उनका निधन हो गया। 14 जून 1920 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। किसका? मैक्स वेबर का। 1897 के पिताजी के। वेबर ने समाज शास्त्र को एक ऐसा विज्ञान माना जो कि सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध कराता है। व्याख्यात्मक बोध जो करा रहा है समाज की क्रिया के बारे में, उसी को इन्होंने समाज शास्त्र के बारे में विज्ञान कहा था। ठीक है, मैक्स वेबर की प्रमुख पुस्तकें और शोध। मैक्स वेबर की अधिकांश कृतियां उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित थी। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें और शोध निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? देखिए, देखते हैं। नहीं दिया है ना। तार्किक या लक्ष्य उन्मुख क्रिया। तार्किक और लक्ष्य उन्मुख क्रिया। तार्किक और लक्ष्य उन्मुख क्रिया किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का तार्किक मूल्यांकन। एक इंजीनियर द्वारा पुल बनाने की सबसे मजबूत और सबसे सस्ते सामग्री का चयन करना। देखिए, तार्किक और लक्ष्य उन्मुख क्रिया क्या है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों को तार्किक मूल्यांकन, यानी कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का तार्किक मूल्यांकन करने के बावजूद ही, जैसे कि एक इंजीनियर है ना, इंजीनियर के द्वारा पुल बनाने के लिए सबसे मजबूत और सबसे सस्ते सामग्री का चयन करना। तो सबसे मजबूत पुल बनाने के लिए क्या करता है कि सबसे पहले वो सस्ता सामग्री देखता है। सबसे मजबूत चीज़ क्या है वो देखता है। मान लीजिए कि कोई चीज़ है अच्छा वैरायटी का है, उसमें भी दो प्रकार के दोनों अच्छा है, तो उसमें किसी का कम वैल्यू और किसी का ज़्यादा वैल्यू रहता है। तो उसी के बारे में एक इंजीनियर क्या करता है कि सबसे सस्ता सामग्री का चयन करता है और सबसे मजबूत पुल बनाने का कार्य करता है। तो ये हो गया तार्किक लक्ष्य उन्मुख। अब देखते आते हैं मूल तार्किक क्रिया क्या है। तो मूल तार्किक क्रिया के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखते हैं कि लक्ष्य के परवाह किए बिना ही नैतिक, धार्मिक और सौंदर्य मूल्यों में अटूट विश्वास के कारण ही की गई क्रिया। एक जहाज डूबने पर कप्तान का जहाज के साथ ही डूब जाना, क्योंकि यह एक कर्तव्य का मूल्य है। देखते हैं मूल तार्किक क्रिया क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि एक जहाज डूबने पर कप्तान का जहाज के साथ ही डूब जाना, क्योंकि यह कर्तव्य मूल का सिद्धांत है। तो मूल तार्किक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं भावनात्मक क्रिया क्या है। तो भावनात्मक क्रिया है भावनाओं, संवेगों और क्षणिक मनोदशाओं से प्रेरित क्रिया। गुस्से में चिल्लाना और गुस्सा आने पर किसी को मारना, जो भावना से रिलेटेड हो उसके बारे में इन्होंने बताया है। परंपरागत क्रिया क्या है।
पुरानी आदतों, रिवाजों या परंपराओं के कारण बिना सोचे समझे की गई क्रिया। मंदिर में प्रवेश से पहले जूता उतारना और बड़े का पैर छूना, ये परंपरागत क्रिया है। लोग मंदिर जाने से पहले चप्पल उतारते हैं, जूता उतारते हैं। अब कोई हमारे घर पे गेस्ट बड़े बुजुर्ग आते हैं या हम लोग खुद घर से कहीं जाते हैं तो अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं या रास्ते में आते हैं उनका पैर छूते हैं। उसके बारे में बोल रहा है कि परंपरागत क्रिया है। भावनात्मक यानी कि खुशी में चिल्लाना और दुख में रोना या गुस्सा होना, ये भावनात्मक क्रिया है, यानी कि भावना से जुड़ा हुआ है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं आदर्श प्रारूप क्या है। आदर्श प्रारूप परिचय, यह एक नैतिक आदर्श नहीं है बल्कि एक शुद्ध विचार की उपकरण है जिसका उपयोग समाजशास्त्री विश्लेषण के लिए किया जाता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आदर्श प्रारूप में। परिचय, कोई नैतिक आदर्श नहीं है बल्कि एक शुद्ध विचार के उपकरण है जिसका उपयोग समाजशास्त्री विश्लेषण के लिए किया जाता है। यह एक या अधिक घटनाओं को मुख्य विशिष्ट विशेषताओं को अतिरंजित करके बनाया गया एक अमूर्त मॉडल है। ठीक है, क्या कर रहा है, यह एक या अधिक घटनाओं को मुख्य ये विशिष्ट विशेषताओं को अतिरंजित करके बनाया गया एक अमूर्त मॉडल है। उपयोग, इसका उपयोग भागमत इसका उपयोग वास्तविक सामाजिक घटनाओं को मापने और उनकी तुलना करने के लिए एक मानक के रूप में किया जाए ताकि वास्तविक घटना में विचलन को समझा जा सके।